हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम CBSE 2025 का बोर्ड पेपर डिस्कस करेंगे एंड ये जो आपका पेपर है दिस इज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। सो यहाँ पे देखिए बेटा, इस पेपर में देर आर टू सेक्शन। सेक्शन ए होगा आपका बोर्ड में और सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, टोटल 24 क्वेश्चंस होंगे ए और बी सेक्शन को मिला के एंड इन टोटल आपको 24 में से 17 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेकेंड थिंग इज कि जो सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वो 30 मार्क्स का है और सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वो भी 30 मार्क्स का है। तो इन टोटल आपका पेपर जो है वो 60 मार्क्स का पेपर है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट सेक्शन इज ए और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 4 जो सॉरी 1 है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर है। ठीक है, और इसमें आपको 6 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जो वीडियोस है बेटा ये अलग से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी और जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है वो सारे सब जो आपके स्किल सब्जेक्ट्स हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इट्स सेम फॉर ईच एंड एवरी स्किल सब्जेक्ट, राइट। चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे रिटेल हो, सारे स्किल सब्जेक्ट्स के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सिलेबस सेम। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, effective communication involves skills that can be utilized to send messages that are clear, concise and accurate. आप साथ साथ ये आंसर्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2, नेम द ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर which is working towards electric vehicle program. So इसका जो आंसर है आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम के लिए काम करती है। सो एनर्जी एफिशिएंसी, आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर, आप साथ साथ लिख लीजिए। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। थर्ड पार्ट, an electronic document which has rows and column and used to store data in a systematic way for performing calculations is known as. तो ये चार ऑप्शंस है, वर्कशीट, वर्कबुक, सेल, स्प्रेडशीट। राइट आंसर इज स्प्रेडशीट, जिसमें जो डॉक्यूमेंट होता है इट इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम and it is used for performing calculations, right? Next, individuals who love interacting with people around and are talkative. ऐसे लोग कौन होते हैं जिनको लोगों से बात करना पसंद है, तो उनको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यस फिफ्थ, गवर्नमेंट रूल्स, taxation, environmental regulations are example of which barrier to enter entrepreneurship. See, entrepreneurship आपका यूनिट 4 है, तो उसमें देर आर सर्टेन बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब होता है कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ हर्डल्स हैं, जैसे गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं और इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस हैं वो entrepreneur को ध्यान में रखनी होती है। तो ये कौन से बैरियर की बात आपको, ये जो सारे एग्जाम्पल है गवर्नमेंट रूल्स, टैक्सेशन, ये कौन से बैरियर है? दिस इज, ये आपके चार ऑप्शन दिए, एम्प्लॉय रिलेटेड, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी, दिस इज मार्केट एंट्री रेगुलेशंस। ठीक है, देन मेंशन एनी वन टेक्निक दैट कैन हेल्प अ पर्सन टू मेंटेन अ पॉजिटिव आउटलुक। सो इसमें आप कोई भी जनरल आंसर लिख सकते हैं। तो हेल्दी अगर आप डाइट लेंगे तो भी आप अपना जो लुक है यू कैन मेंटेन दैट लुक। फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, any answer you can write, right? And educate sleep. ठीक है, तो कुछ भी आंसर लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 7 क्वेश्चंस हैं, एनी 5 यू हैव टू डू और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, मैनेजमेंट इज नोन एज एन आर्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग रिजल्ट्स थ्रू। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए और आपको बताना है मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोला हुआ। आर्ट इसलिए बोला है क्योंकि आर्ट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स।
So the right answer is D part. Then number 2, choose the statement that does not hold true about formal communication. तो 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में है, इनमें से एक स्टेटमेंट है जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में नहीं है, ठीक है। ओके, इट इज़ मोर इफेक्टिव, यस इट इज़ इफेक्टिव, ये सही है फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग प्रोसीजर, ये भी सही बात है। इट डज नॉट इंसाइट फियर इन द माइंड ऑफ पीपल, दिस इज रॉन्ग। फॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ फियर इन द माइंड ऑफ पीपल। अगर आप क्योंकि उससे आप जो है एक ऑब्लिगेशंस क्रिएट करते हो लोगों को। अगर आपने कोई काम कम्युनिकेट किया और अगर वो नहीं करेंगे तो दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दैट वर्क। तो एक फियर होता है कि अगर आपने नहीं किया, नहीं बात सुनी अपने बॉस की, तो देन आपके ऊपर कोई भी कॉन्सिक्वेंस यू कैन हैव टू बी। सो द राइट आंसर इज सी। देन इट डज नॉट बिलीव इन ओपन डोर पॉलिसी, ये भी फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में ट्रू है। तो हमें वो आंसर बताना था जो ट्रू नहीं है, दैट इज सी। थर्ड पार्ट, मैनेजमेंट हैज इमर्ज एज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज, दिस स्टेटमेंट हाईलाइट मैनेजमेंट एज अ। तो आपको बताना है एक्टिविटी, प्रोसेस, एकेडमिक डिसिप्लिन, ग्रुप। विच इज द राइट आंसर? प्रोसेस। इट हैज इमर्ज्ड, ठीक है, तो एक प्रोसेस की बात की गई है। Then expectancy and equity are a part of which theory? You have to tell, sorry, इसमें एक no sorry, ये जो इसका आंसर है, let me rectify, the right answer is academic discipline. The right answer is academic discipline, it is not process. Okay, now expectancy and equity are a part of content theory, process theory, reinforcement theory और behavioral theory. It is a part of process theory. तो यहाँ पे आप ऐसे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं बेटा, पेपर में जब आप एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो इवैल्यूएशन के टाइम हमें क्या, व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स वी फाइंड व्हाइल चेकिंग द पेपर। बच्चे कैसे इसको लिखते हैं, पार्ट 4 एंड आंसर इज बी। डोंट राइट दैट लाइक दिस, आपको पूरा ऐसे लिखना है, पार्ट 4 बी प्रोसेस, ठीक है। फुल आपको इस तरह आंसर को लिखना है पेपर में। देन पार्ट 5, Noir Limited believes in corporate citizenship ideology. During COVID-19, it provided a financial aid to government to make medicines, machines, oxygen cylinders, and make them available at rural parts of the country. So you have to identify the type of social responsibility fulfilled by Noir Limited. अब नॉयल लिमिटेड क्या कर रही है कि गवर्नमेंट को फाइनेंशियली हेल्प कर रही है कोविड के टाइम पे, ताकि वो मेडिसिन प्रोवाइड करे, सिलेंडर्स प्रोवाइड करे रूरल एरियाज में। तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिलेंथ्रोपिक, दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। 6, it is the duty of the leader to provide continuous for their performance to his team members. सो द राइट आंसर इज फीडबैक। फीडबैक देना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन पे आप लिखते हैं कि मैम आपकी वीडियो से हमें बहुत हेल्प हो रही है, तो देन आई गेट द ट्रू मैसेज कि हाँ, मेरा कंटेंट बच्चों को समझ आ रहा है और उनको फायदा हो रहा है। तो फीडबैक इसलिए बहुत जरूरी है, लीडर को फीडबैक जरूर देना चाहिए टीम मेंबर्स को, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। ओके, 7th पार्ट इज Hurry Limited is growing, so they need specialists, more number of employees, create new departments and introduce new level of management. हरी लिमिटेड एक ग्रो कर रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है, तो उनको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, नए डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने हैं। सो हमें स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है जो इस कंपनी हरी लिमिटेड को फॉलो करना चाहिए। अब कंपनी ग्रो कर रही है, राइट, डिविजनल स्ट्रक्चर इट कैन फॉलो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा 7 में से 6 करने हैं आपको, एंड अगेन हर क्वेश्चन 1 मार्क का। फर्स्ट पार्ट, मैनेजमेंट ऑपरेशंस आर यूजलेस unless the goals of the management are well defined.
कम्युनिकेटेड टू ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जिनको इंटरेस्ट होता है कंपनी के अफेयर्स से, चाहे वो कस्टमर्स हो, एम्प्लॉयज हो, इन्वेस्टर्स हो, गवर्नमेंट हो, जनरल पब्लिक हो, सो दे आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। अब क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, बोला क्या गया स्टेटमेंट में कि मैनेजमेंट के जितने भी काम हैं वो सब यूजलेस हैं अगर गोल्स नहीं पता मैनेजमेंट को, और प्रॉपर गोल्स जो हैं वो सारे स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट नहीं किए गए। So this signifies that management helps in, आपको बताना है, achievement of objectives, no, determination of objectives, yes, this is the right answer. ये भी नहीं है आपका achievement और efficient भी नहीं। थर्ड का सेकेंड पार्ट करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का क्या ऑब्जेक्टिव है कि जितनी भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, आप काम कर रहे हो, आप बार बार उठ के कोई चीज लेने जा रहे हो, या अननेसेसरी जितने भी मूवमेंट्स हैं उनको हम एलिमिनेट कर सकें। सो स्टडी द मूवमेंट, नो, डिटरमिन द टाइम, नो, एलिमिनेट द अननेसेसरी डाइवर्सिटीज, यस। देन थर्ड इज डिफाइन इंस्टीट्यूशनल लीडर। इंस्टीट्यूशनल लीडर कौन होता है? जो अपने टीम मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करता है। क्यों इन्फ्लुएंस कर पाता है? क्योंकि वो उस पोजीशन में है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी कोई ऐसी पोजीशन है, स्टेटस है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी वजह से वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, टीम मेंबर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, एंड उसको रिस्पेक्ट मिलती है बिकॉज ड्यू टू हिज पोजीशन। So I'm just dictating the answer. If you want to write it down, you can note down. Institutional leaders influences his team on account of the position he holds in the organization. Right? इतना आप लिख सकते हो। आगे अगर लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, he is able to command respect due to his position in the enterprise. तो due to his position he influences team. Now फोर्थ पार्ट, CSR। CSR की फुल फॉर्म पेपर में आ जाती है, दिस इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव एथिकल वैल्यूज। कंपनी कैन सेपरेट देम फ्रॉम मार्केट कॉम्पिटिशन, इन्फर द बेनिफिट ऑफ CSR टू कंपनीज इंडिकेटेड इन द अबव स्टेटमेंट। सो इसमें ये बोला है कि अगर CSR कोई कंपनी फॉलो कर रही है तो कस्टमर जो है वो लॉयल रहेंगे, और कंपनी अपने आप को डिस्टिंग्विश कर सकती है कॉम्पिटिटर से कि देखिए मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल कर रहा हूँ, सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमा रही कंपनी, सोशल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है, ओल्ड एज होम सेटअप कर रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बना रही है, तो अपने आप को कॉम्पिटिटर से हट के बता पा रही है कि देखिए मैं कॉम्पिटिटर से ऐसे अलग हूँ। तो कौन सा बेनिफिट बोला गया? ब्रांड डिफरेंशिएशन। फिफ्थ, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। सो डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे ज्यादा ऑनलाइन ई बिजनेस का है सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं। सिक्स्थ पार्ट, विच डिपार्टमेंट in large scale organization perform the staffing function? It is human resource department. Then seventh part, this communication is useful for understanding thoughts and feeling of other. So it is non-verbal communication. Right? Now switching to question number 4. यहाँ पे 6 में से 5 करने हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। परचेज मैनेजर इज डेजिग्नेशन ऑफ विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट? परचेज मैनेजर जो है बेटा वो मिडिल लेवल में आता है, तो आंसर इज मिडिल लेवल। 2, which technique of scientific management is an extension of principle of division of work? So techniques में functional foremanship जो है, it is extension of division of work. Third part is name any 2 non financial incentives आपने बताने हैं। 2 तरह के incentives होते हैं, फाइनेंशियल जो मनी के फॉर्म में होते हैं, नॉन फाइनेंशियल विच आर नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। सो इसमें स्टेटस आ सकता है,
प्रेज कर दिया आपने, ग्रुप इंसेंटिव्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, इसमें पार्टिसिपेट आप करवा रहे हो, एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करवा रहे हो, राइट। नाउ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग है प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग डिजिटल चैनल्स। So promotion of products and services using digital channels. Right? Now, fifth part, the existence of good control system has a positive impact on the behavior of the employees as they are observed by the superiors. तो स्टेटमेंट में बोला है कि अगर कंट्रोल सिस्टम है तो एम्प्लॉयज अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं कोई उनको सुपरवाइज कर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। तो दिस हाईलाइट विच सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। The answer is it facilitates discipline and order. Okay. Sixth, the ability of leader to visualize things from other point of view is empathy. इसको empathy बोलते हैं। ये हम कर चुके हैं डिटेल वीडियो में। नाउ क्वेश्चन 5 में 6 क्वेश्चंस हैं, 5 अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ पे भी हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। So, a dash is a special kind of plan formulated to meet the challenges of the policies of the competitors. तो ऐसे प्लान को जो बनाया जाता है ताकि हम कॉम्पिटिटर्स की जो पॉलिसीज है उनको फेस कर सके, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी। रोहन, मैनेजर ऑफ XY लिमिटेड, इज वेरी पार्शल इन डीलिंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है? यहाँ पे रोहन क्या कर रहा है कि जितने भी मैनेजर है और उसके कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज है अलग अलग स्टेट्स के जो काम कर रहे हैं और वो लोगों से अलग अलग वे से डील करता है। तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है? इक्विटी वाला, क्योंकि इक्विटी में क्या बोलता है कि प्रिंसिपल में क्या बताया गया है कि सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और रोहन ये काम नहीं कर रहा, सबको इक्वल ट्रीट नहीं कर रहा। थर्ड, a manager may become more connected with his subordinates and exchange ideas as well as knows the opinion. So this statement indicates that communication, the right answer is communication should provide effective leadership. तो मैनेजर जो है सबॉर्डिनेट्स के साथ कनेक्टेड है, उनके साथ आइडियाज एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से क्या बताया है कि अगर मैनेजर जो है अपने सबॉर्डिनेट के साथ अच्छी तरह कम्युनिकेट कर रहा है तो उससे क्या हो जाता है? लीडरशिप अच्छी हो जाती है। ओके, पार्ट 4, चूज द स्टेटमेंट that correctly explains the distinction between management and administration. तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं स्क्रीन में, यू टेक योर टाइम, डिसाइड करिए कि कौन सा राइट आंसर है। द राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप वीडियो एक बार गेस पहले करिए, देखिए आपका आंसर टैली हो रहा है। द राइट आंसर इज बी, कि मैनेजमेंट रिक्वायर्स टेक्निकल स्किल्स और एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर कंसेप्चुअल स्किल्स। सो दिस इज द राइट आंसर। Okay, let's move to the next one. From the following statement, identify the responsibility of business towards investor. Investor की तरफ क्या responsibility है business की? क्या होती है कि investors कौन होते हैं? जो पैसा लगाते हैं। अब business की responsibility है उनके पैसे को safe रखें और उनको return भी अच्छी दे investors को। So the answer for this is A part, providing fair returns. Now it is also referred as vertical loading of the job. Job enrichment is the answer. Okay. सिक्स्थ में 6 क्वेश्चंस है, 5 अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। सो मैनेजमेंट थिंकर्स लाइक एल्टन मायो, अब्राहम मैस्लो आर एसोसिएटेड विद विच अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट? दे आर एसोसिएटेड विद neoclassical approach, right? Then second part is name the process which is concerned with introducing the employees to their
न्यू वर्क प्लेस, रूल्स रेगुलेशन एंड फेलो एम्प्लॉयज। तो जब एम्प्लॉय नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है और उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं बाकी एम्प्लॉयज के साथ, उसको हम बोलते हैं, सॉरी इंडक्शन नॉट इंट्रोडक्शन, गलत लिख दिया मैंने, it is induction, right, and orientation. Third, at times employees may not be willing to give suggestions. This is a disadvantage of which leadership style. So ये democratic leadership में क्या होता है, जो employees होते हैं वो they are not involved in decision making, right? तो इसलिए they do not give the suggestions. तो ये democratic leadership का disadvantage है, right? Next is information is all about, दो ब्लैंक्स आपको दिए ऑफ नॉलेज एंड डेटा। सो इसका राइट आंसर आपका है इंफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट। इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, कम्युनिकेट करना और रिसीव करना। सो द राइट आंसर इज बी। देन फिफ्थ इज अंडर फंक्शन ऑफ फोरमैनशिप, ड्यूटी ऑफ रिपेयर बॉस की क्या ड्यूटी है कि जो मशीन्स और टूल्स हैं वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस में हो। डी इज द राइट आंसर। देन सिक्स, मेंशन द लास्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। द आंसर इज टेकिंग रेमेडियल एक्शन। ओके, नाउ सब्जेक्टिव आपका आ रहा है सेक्शन बी। ये 7 से आपके जो 12 तक है, 11 तक है, इसमें 5 क्वेश्चन है बेटा और आपको 3 अटेम्प्ट करने। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। सो पहले 7th देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वाइज आई, और ये जो 7 to 11 है ये आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से है, राइट। सो अगेन मैं यही आपको बता रही हूँ, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की एक अलग से प्ले लिस्ट है। आप क्लास 12th की जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्किल सब्जेक्ट, सेम है सिलेबस। तो आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके यू कैन जस्ट गो थ्रू दी वीडियोस, वन टाइम रिवीजन वीडियोस ही हैं वो भी। देन व्हाई इज आई कॉन्टेक्ट इम्पॉर्टेंट इन एक्टिव लिसनिंग। आई कॉन्टेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आई कॉन्टेक्ट अगर आप किसी के साथ करते हैं तो विद द पर्सन, मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट विद द पर्सन यू आर टॉकिंग, ये सिग्नल देता है स्पीकर को कि आप उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। और अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करते तो इससे बड़ा रॉन्ग मैसेज आता है स्पीकर को कि आप उनकी बात नहीं सुन रहे। तो मेंटेनिंग आई कांटेक्ट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि यू आर सेंडिंग सिग्नल टू द स्पीकर दैट यस आई एम लिसनिंग टू यू। नाउ दो ग्रीन जॉब्स बतानी है इको टूरिज्म में। फर्स्ट इज इको टूर गाइड एंड इको टूरिज्म ऑपरेटर। देन हु आर प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको बेबी की तरह ग्रो करते हैं, नर्चर करते हैं एंड उसको सेल्फ सस्टेन बनाते हैं। जब उनका बिजनेस उस पॉइंट पे रीच हो जाता है जो वो चाहते हैं, ठीक है, तो दे स्टिल वर्क हार्ड ताकि वो मेंटेन रहे। तो प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, नर्चर करते हैं, राइट। So name any four software used for creating digital presentation. So I'm writing the name: LibreOffice, Impress, then Microsoft Office, ये PowerPoint हो गया आपका, मैं पूरा नहीं लिख रही, Microsoft Office अपने आप लिख लीजिए पूरा वर्ड आप, PowerPoint, then Open Office, Impress, देन गूगल स्लाइड्स भी हैं, कोई भी आप लिख दीजिए चार जो आपको पता है। देन लिस्ट द बिग 5 factors that
डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। अब क्वेश्चन है लिस्ट का, तो लिस्ट में आपको सिर्फ पॉइंट्स हेडिंग्स बतानी है, एक्सप्लेन नहीं करना। तो 11th का जो आंसर है मैं इधर लिख देती हूँ, स्पेस नहीं है क्योंकि पहला है आपका ओपननेस, ठीक है, देन कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्जन, देन एग्रीएबलनेस, and the last one is neuroticism. ठीक है, नाउ 12 to 16 क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे 5 में से 3 करने हैं क्वेश्चन नंबर, एंड हर क्वेश्चन यहाँ पे भी 2 मार्क्स का है। सो पहला क्या बताया है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, दिस वाज प्रिस्क्राइब बाय टेलर। उन्होंने ये बोला था कि जो इंटरेस्ट है एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का, दे शुड बी फुली हार्मोनाइज्ड। ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट। तो कंबाइंड जो एफर्ट्स है एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉय के, इसी से अगर ये कंबाइंड एफर्ट्स होंगे, दोनों मिलके काम करेंगे, तो ही ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, दिस प्रिंसिपल highlighted the fact कि there should be mutual understanding between employers and employees. ठीक है, and there should be no conflict. Right, two advantages of authoritative style of leadership. तो आपको देखो, कोई अथॉरिटेटिव कौन होता है, जिसमें एम्प्लॉयर ही सारी डिसीजंस लेता है, एम्प्लॉय को नहीं इन्वॉल्व करता। तो क्विक डिसीजन मेकिंग एक तो ये है, एंड देन जब आपको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है, व्हेन हायर स्पीड इज नीडेड, दिस स्टाइल इज वेरी गुड। देन ये लीडर के लिए बड़ा मोटिवेटिंग होता है, जो डिक्टेट करते हैं, वो लीडर्स जो हमेशा डिक्टेट करते हैं अपनी टर्म्स, उनके लिए बहुत मोटिवेटिंग है। तो 2 ही बताने हैं आपको। देन क्वेश्चन 14th, एन्यूमरेट एनी 2 एट्रीब्यूट्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो 2 आपको फीचर्स बताने हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के। फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जहाँ पे ये वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज हैं हम उनको ग्रुप करते हैं इनटू द फंक्शनल डिपार्टमेंट। ठीक है, एंड जैसे ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन हमने सारी एक्टिविटीज को ग्रुप किया और उसको इस फंक्शनल हेड में डाल दिया, मार्केटिंग में, ह्यूमन रिसोर्स में, फाइनेंस में। इससे एक तो ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हो, ऑल द एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड इनटू द फंक्शनल डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट के को हम एक हेड के अंदर डालते हैं, देन इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। देन एक्सप्लेन एनी 2 ट्रेट्स ऑफ परसुएसिव लीडर। परसुएसिव लीडर कौन होता है, जो इनकरेज करता है टीम मेंबर्स को, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, एल्यूरिंग पर्सनालिटी बोलते हैं, अट्रैक्टिव, एंड ही मोटिवेट्स, इन्फ्लुएंस द टीम मेंबर्स फॉर गेटिंग द वर्क डन। ठीक है, कन्विंस करता है लोगों को ताकि वो काम करे, एंड ये जनरली बड़े फ्रेंडली होते हैं, पोलाइट होते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। क्वेश्चन 16, डिस्टिंग्विश बिटवीन मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में क्या फर्क है। मोटिवेशन जो है बेटा एक्सटर्नल है, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल जो है उसको कोई ना कोई परसुएट करता है, जैसे आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं, मोटिवेट कर रहे हैं अगर, कि बेटा पढ़ लो एग्जाम्स आ रहे हैं, सो दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन एक्सटर्नल हो गया, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। इंस्पिरेशन इंटरनल होता है, अगर आपके पेरेंट्स को बोलने की जरूरत ही ना पड़े, आपको खुद ही पता है कि नहीं पास होना बहुत जरूरी है, सो दैट इज इंस्पिरेशन। आपको सेकंड पॉइंट आप ये भी बता सकते हो कि मोटिवेशन इज शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, और इंस्पिरेशन स्टेज फॉर लॉन्ग।
ओके, नाउ आफ्टर दिस जो नेक्स्ट है, 3 में से आपको 2 करने हैं और हर क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का है। अब आगे, राइट। क्वेश्चन 17, Sanjana is running a restaurant in Kanpur. Employee turnover is high and she is always on a look for a new staff. तो संजना एक रेस्टोरेंट रन कर रही है और एम्प्लॉयज बार बार छोड़ के चले जाते हैं और वो हमेशा नया स्टाफ ढूंढती रहती है, एम्प्लॉयज ढूंढती रहती है. शी कीप्स ऑन शिफ्टिंग द एम्प्लॉयज फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर. आइडेंटिफाई and explain the principle of management which is being violated. Stability of tenure. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है कि कोई एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि वो वहाँ पे जो उसकी अपॉइंटमेंट है या एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी लंबे समय तक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो. ठीक है, एम्प्लॉयज़ की लॉन्ग टर्म टेन्योर होना चाहिए. ये नहीं कि आज एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया और अगले 2 महीने बाद उसको निकाल दिया, साल के बाद निकाल दिया. तो अगर देर इज इनसिक्योरिटी इन स्टेबल टेन्योर तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ इफेक्ट होती है. तो इसलिए जो बेसिकली इस प्रिंसिपल में क्या बताया है कि फ्योल ने ये प्रिंसिपल बताया था एंड ही सेड ही बिलीव कि एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18, आपको एडवांटेजेस बताने हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के. सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन ओपन डोर पॉलिसी. ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है. लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं. ठीक है. और इसमें इट डज नॉट इंसाइट फियर. फियर नहीं होता, देयर इज नो फियर इन द पीपल. एंड it also encourage people to share their problems. The people share their problems. Now question 19, explain reinforcement theory of motivation. Reinforcement theory क्या है? It is a process of influencing the behaviors by controlling the consequences of the behavior. ज़्यादातर simple words में reinforcement theory जो है वो किसके ऊपर based है? Law और effect. इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल्स हैं दे टेंड टू रिपीट देयर बिहेवियर. वो अगर उनको रिवॉर्ड किया गया है तो वो वाला काम बार बार करेंगे क्योंकि उनको पता है अगर ये वाला एक्शन करने से उनको रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो वाला काम रिपीट करेंगे. लेकिन अगर उनको कोई किसी काम उन्होंने ऐसा किया जिसकी वजह से उनको पनिशमेंट मिल रही है तो दे विल नेवर एवर रिपीट दैट बिहेवियर और एक्शन. ठीक है. वो अपने पास्ट मिस्टेक्स से लर्न करते हैं एंड दे विल नेवर एवर रिपीट दैट एक्शन जिसकी वजह से उनको पनिशमेंट मिली है. तो बट दे विल रिपीट दैट एक्शन जिसकी वजह से उनको रिवॉर्ड मिलता है. ठीक है. दिस अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो आपको बताना है. डिटेल वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है. क्वेश्चन नंबर 20. ओके, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 5 और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है. लेट मी रीड क्वेश्चन नंबर 20 फॉर यू. पुनीत इज अ क्वालिफाइड pilot and had a dream of starting a company for manufacturing aerial crafts and fly them. He was able to arrange for loans, also found an angel investor. The company was soon registered under Companies Act by the name Puneet Aerial and Company. He completed all the procedural formalities. As an owner, he thought that he had a right to do what he pleased to run his business. But his consultant made him aware of social responsibilities of business towards various interest groups. Enumerate social responsibility Puneet had to undertake towards government, employees, सोसाइटी एंड कस्टमर. तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. इसमें पुनीत ने एक कंपनी स्टार्ट की है और उसको लग रहा है वो जो चाहे कर सकता है. बट उसके मैनेजर ने, कंसल्टेंट ने उसको बताया नहीं, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसको फुलफिल करनी है. ओके, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. एम्प्लॉयज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि with the help of the company's employment and healthy working condition. हेल्दी वर्किंग कंडीशन देनी चाहिए उन्हें, एम्प्लॉयज को. ठीक है. एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफर करनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी ऑफर करनी चाहिए. कस्टमर्स के लिए क्या है? एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देनी चाहिए.
रीजनेबल प्राइस पे देना चाहिए, फेयर होना चाहिए डीलिंग्स में। ओके, गवर्नमेंट के लिए क्या है कि गवर्नमेंट के लिए रेगुलर टैक्स पे करना चाहिए, नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए। एंड सोसाइटी की तरफ क्या बेनिफिट है कि बिजनेस जो है क्लीन मेंटेन करे, क्लीन एनवायरनमेंट। राइट, और अपॉर्चुनिटी, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इन जनरल। देन क्वेश्चन नंबर 21, Sohan, sales manager of Kriti Limited, is a good, efficient manager who always motivated his team to perform to the best ability. Till the year 23, he and his team were exceeding the target. However, since the last 6 months, they were unable to meet their target. On investigation, it was found that one of his team members had left the job and was offering the competitors' product to some of the clients of Kriti Limited, राइट, एट लेसर प्राइस। तो सोहन जो एक सेल मैनेजर का है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, टारगेट्स अचीव कर रही है, लेकिन कुछ 6 मंथ्स में ये पता लगा है कि टारगेट्स नहीं मीट हो पा रहे। तो जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता लगा कि कुछ टीम मेंबर्स ने जॉब छोड़ दी और कॉम्पिटिटर्स को कृति लिमिटेड के प्रोडक्ट ऑफर किए जा रहे हैं, एंड ऑफरिंग द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट टू सम ऑफ द क्लाइंट्स। तो कृति के जो क्लाइंट्स थे उनको प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं कॉम्पिटिटर्स के एट लेस प्राइस। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग। ठीक है, चीटिंग क्या कर रहा है, कोई जो टीम मेंबर पहले काम कर रहा था उसने जॉब छोड़ दी है और अब वो जो कृति के कॉम्पिटिटर्स थे, ठीक है, कृति के जो कॉम्पिटिटर्स थे उनका प्रोडक्ट कृति के क्लाइंट को कम प्राइस पे ऑफर कर रहा है। So identify the step in the process of the above function of management which help the management to find out the following performance. So ये है measurement of performance step. मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस से ही पता लगा है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, परफॉर्मेंस क्यों कम हो रही है। सजेस्ट 2 ways which can help management to achieve the desired target in future. इसमें आप कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, इसको ऐसे लिख देती हूँ दोबारा, विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। Okay, then taking remedial action. Okay. Question 22. Explain in detail how the business enterprise are using informational technology in different functional area of business. तो आपको ये मैं डिटेल वीडियो में लास्ट यूनिट का है, मैं करा चुकी हूँ। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का बताना है, एक फंक्शन इसमें आईटी यूज होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यूज होता है, मार्केटिंग में यूज होता है, सेल्स में यूज होता है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल आपको करना है। क्वेश्चन 23। Pluto Innovations, founded in 2016, specialize in developing sustainable energy solutions. Despite its innovation technology, the company started facing significant challenges in 2020, like declining sales, low employee morale, high turnover rates. तो अभी तक क्या बताया है कि इस कंपनी ने डेवलप किया है सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, लेकिन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के बाद भी कंपनी चैलेंजेस फेस कर रही है, सेल्स कम हो रही है, एम्प्लॉयज का मोरल डाउन हो रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, टर्नओवर रेट ज्यादा है। तो 21 में शर्मा टुक ओवर एज दी सीईओ।
ठीक है, और ही ब्रिंग विद हिम अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, अपने साथ वो एक्सपीरियंस लेके आया है, एंड ही हैज गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन लीडरशिप मैनेजमेंट. He recognized the need for cultural transformation and created collaborative organization. तो उसकी लीडरशिप में काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, कस्टमर सेटिस्फाई हुए हैं, एम्प्लॉयज एंगेजमेंट हुई है. तो रोल ऑफ लीडरशिप बताना है आपको. तो लीडरशिप का रोल क्या है? मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज, ठीक है, फैसिलिटेटिंग द प्रोसेस ऑफ चेंज, देन बिल्डिंग टीम स्पिरिट, और इसमें आप लिख सकते हो मेंटेनिंग डिसिप्लिन. लास्ट क्वेश्चन. Sujata is working in a private sector bank where she is engaged in formulating overall policies of the bank. She is of the viewpoint that management is the art of getting the work done from others by mobilizing physical human resource. She feels that success of the organization lies in effective, efficient management. Her good leadership qualities motivate her subordinate to work as a team and achieve the organizational goals. Identify the level at which सुजाता इज वर्किंग. सुजाता जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम करती है, बैंक की पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है, और उसका बिलीव है कि मैनेजमेंट का मतलब है गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स. तो कौन से लेवल पे वो काम कर रही है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. State briefly 3 points highlighting the importance of the management. So, determination of objectives, second, achievement of objectives, efficient use of resources, encourages innovation. कुछ भी इसमें आप पॉइंट्स लिख सकते हो, ये हम सब कर चुके हैं डिटेल वीडियो में. पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सेट्रा. Right. So this is all for today. In the next video, I will coming up with one more paper. ठीक है, इन पेपर्स को आप प्रैक्टिस करिए. सो पेपर्स आप जितना प्रैक्टिस करेंगे कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पैटर्न पता लगेगा कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, एंड इट विल हेल्प इन स्कोरिंग गुड मार्क्स. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.